उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रही थी, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिस पर चलकर वो यहाँ से फरार हो सके। तभी उसकी नज़र रोशनदान पर पड़ी। उस अंधेरे कमरे में एक खिड़की उसके लिए राह फरार थी, जहाँ से हल्की हल्की रोशनी बाहर से छन छन कर आ रही थी। वो मेज़ पर चढ़कर बिल आखिर उस रोशनदान तक पहुंच ही गई थी। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी जो खुद को समेटती उस छोटी सी खिड़की में समा गई और फिर उससे बाहर कूद गई थी। उसके पांव मिट्टी में धंस गए थे, गिरने की वजह से घुटने में चोट भी आई थी, मगर वो हर एक चीज को नजरअंदाज किए आगे ही आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आने वाली रात उसके लिए कितनी खौफनाक होने वाली है। कुछ देर पहले ही जब वो करीम खान के साथ उस हवेली में दाखिल हुई थी तो करीम खान की वालदा उस पर किसी शिकार की तरह झपट पड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लहजा जख्मी पिपरे हुए शेर जैसा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उन्हें अपने बेटे के खो जाने का गम भी था और उस लड़की पर गुस्सा भी, जिसके भाई की वजह से वो उनसे बिछड़ गया था। वो उस लड़की को किसी सूरत अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। करीम खान को उस लड़की से ज़्यादा अपनी माँ की तबीयत की परवाह थी। तभी वो उसे वहाँ से दूर करता अपनी माँ को तसल्ली देने लगा। अम्मा, आप क्यों उससे उलझ रही हैं? आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, आप चलें, जाकर आराम करें, इसको मैं देख लूँगा। दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की आंखों में आंसू ना लाया तो मैं भी आपका बेटा करीम नहीं। करीम की आंखों में इंतकाम के रंग देखकर शहनाज बेगम उसकी बीजान के दिल को कोई तसल्ली तो हुई थी, मगर वो ये भी जानती थी कि मर्द का दिल कभी भी बदल सकता है। अगर मुकाबिल खूबसूरत और जवान लड़की हो तो उसे अपनी उंगलियों पर नचा भी सकती है और उसके दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा कर सकती है। हानिया शाह की शक्ल सूरत देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इस कदर खूबसूरत औरत को अपने कमरे में रखकर उनका बेटा कहीं खानदानी दुश्मनी और अपने भाई का कत्ल भूल ही ना जाए। इसीलिए परेशान भी थी, इसीलिए अभी और इसी वक्त अपने सारे हिसाब चुकता करना चाहती थी, मगर करीम ने उन्हें मना कर दिया था। करीम ने उस लड़की को झटके से कमरे में फेंका था और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये कमरा करीम का नहीं था, बल्कि उस घर में एक कबाड़ खाना था जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। करीम उस लड़की को अपनी माँ की आंखों से दूर करने के लिए वक्ती तौर पर उस स्टोर रूम में तो फेंक आया था, मगर वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही उस कबीले की बाकी लड़कियों जैसी थी। वो हानिया शाह थी, निडर और बेबाक, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, अपने असूलों पर चलने वाली और बहादुरी से अपने फैसलों पर कायम रहने वाली। वो किसी से नहीं दबती थी, ना ही किसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारती थी। वो हमेशा अपने फ़ैसले खुद किया करती थी, मगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था। शादी जैसा फ़ैसला उसने सोचे समझे बगैर जज्बाती होकर कर दिया था। एक सूट खरीदने के लिए 6-6 घंटे मगरमारी करने वाली लड़की ने शोहर बिना देखे ही कबूल कर लिया था। आज उसे अपने बाप पर कुर्बान होना पड़ा। जो गलती उसके भाई के हाथों हुई थी उसकी सज़ा उसी को भुगतना पड़ी थी, मगर वो इस सज़ा को खुद पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी। वक्ती तौर पर यह फ़ैसला कबूल कर लिया था, मगर उसने भी ठान लिया था कि उसने करना क्या है, और फिर खिड़की खोलकर मौका मिलते ही हवेली से भाग गई थी। उसके छोटे छोटे कदम उठाते वो आगे जा रही थी। मट्टी गीली थी, गीली मट्टी पर पाँव पड़ने से आवाज़ तो क्या ही पैदा होती। वो किसी हवा की मानित खामोशी से चली जा रही थी, मगर उसे जाना कहाँ था ये नहीं जानती थी। हवास सल्ब थे, जबकि जहन मुंतशिर था। तरह तरह की सोचें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो हवेली बहुत बड़ी थी। हवेली के उकब से भागते अभी उसे 2 मिनट ही हुए थे कि करीम खान अपनी माँ को तसल्ली देकर वापस स्टोर रूम में आया। माँ से बात करके वो बहुत जज्बाती हो गया था। लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उसे। अपनी माँ के सामने उसी वक्त उस लड़की को उसकी औकात और हैसियत बताना चाहता था, मगर ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि वो स्टोर रूम में कहीं भी ना थी। वो कहीं जा चुकी थी, मगर कहाँ और कैसे? करीम खान अपने मुलाजिम पर धाड़ा था, ढूंढो उस लड़की को, भाग गई है वो। हवेली में हर तरफ हलचल मच चुकी थी। 3-4 मुलाजमों को उसकी तलाश में भेज दिया गया था, मगर करीम खान अपने ज़हन में यही सोच रहा था कि आखिर वो छटाक भर की लड़की जा कहाँ सकती है। बाहर से तो दरवाज़ा बंद था, यकीनन वो खिड़की से निकली होगी या फिर किसी ने उसकी मदद की होगी, मगर हवेली में ऐसा कोई नहीं जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर उस लड़की की मदद कर सके। इसका मतलब यही है कि वो खिड़की से बाहर निकली है और खिड़की का रास्ता हवेली के उकब में जाता था।
3 मर्द उसे ढूंढने लगे मगर वो किसी को नहीं मिली। पूरी हवेली में जब वो नहीं मिली तो करीम खान ने उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया। वो सारे हानिया शाह को हवेली के बाहर ढूंढ रहे थे कि तभी करीम शाह की नज़र अंधेरे में ज़मीन पर पड़ी। एक पोटली पर पड़ी। ऐसे लग रहा था हानिया शाह ने करीम खान को धोखा देने का पक्का बंदोबस्त कर रखा था। वो वहीं पर झाड़ियों के पीछे यूं छुप गई कि किसी को शक तक ना गुजरे, और वो यही चाहती थी कि सब लोग उसे तलाश करते करते थक जाएं, तब उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगी। अगर वो उनके सामने भागती, अगर उनकी उस पर नज़र पड़ जाती तो वो उसका पीछा करते। उनकी रफ्तार का मुकाबला वो नहीं कर सकती थी, मगर करीम की आंखें तो उकाब से भी ज़्यादा तेज़ थीं। उसने जब सिमटी हानिया शाह को वहाँ देखा तो फौरन अपनी जेब से टॉर्च निकालकर उसकी आंखों में लगाई। हानिया शाह की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उसकी तो कोई चालाकी काम नहीं आई थी। आधे चेहरे को चादर से छुपा रखा था। वो खाली खाली आंखों से करीम की तरफ देख रही थी। जानती थी कि अब वो वापस उसी कैद खाने में ले जाएगा उसे, जहाँ से थोड़ी देर पहले वो अपनी जान छुड़ाकर भागी थी, लेकिन अब फिर से उसके सामने थी। करीम खान को धोखा देना इतना आसान नहीं है हानिया शाह। तुम जो सज़ा भुगतने के लिए आई हो ना, वो भुगते बगैर यहाँ से नहीं जाओगी। कौन सी सज़ा की बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे सज़ा किस बात की दी जाएगी? हानिया हिम्मत करके बोली थी। करीम खान को उसका ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। उसके बाजू पर अपनी मजबूत गिरफ्त जमाता वो उसे खींचता हवेली में वापस ले आया था और लाकर उसे अपने कमरे में पटका था। आज के बाद तुम मेरे कमरे में रहोगी। मैं तुम्हें अब किसी भी खिड़की वाले कमरे में नहीं छोड़ सकता। इस कमरे को मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊँगा। पहले तो तुम सिर्फ यहाँ पर कैद होकर एक नौकरानी की हैसियत से काम करने आई थी, मगर अब तो मेरी बांदी बनकर रहोगी। बांदी बनने का मतलब समझती हो ना तुम? करीम खान के लहजे में एक ललकार थी। न जाने वो उसे फिरोज़ खान की बहन होने की सज़ा दे रहा था या फिर सिकंदर खान की बेटी होने की सज़ा देना चाहता था, क्योंकि इसके अलावा तो उसका कोई कसूर नहीं था। हानिया ने उसके आगे भीख मांगने की बजाय अपना नसीब समझकर उसे कबूल कर लिया, मगर उसके दिल में एक ही बात चल रही थी। हानिया ने सोच लिया था कि वो यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश ज़रूर करेगी, चाहे उसे उसके लिए कोई भी सज़ा क्यों न भुगतना पड़े। ये तो तय था कि वो उस हवेली में बांदी बनकर नहीं रहेगी। वो किसी के आगे झुककर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। ये तो उसने ठान लिया था। जब वो एक बार कोई बात ठान लेती तो अपने फैसले से पीछे वापस 1 इंच नहीं हटती थी, और ये उसकी शख्सियत की अहम खूबी थी जो उसे दूसरों में नुमायां करती थी। मगर अफसोस कि अब जैसे मिट्टी में रोल दी गई थी। वो एक ऐसे शख्स के साथ वो ब्याह दी गई थी जिसके लिए वो ज़रा भी अहमियत नहीं रखती थी, जिसके लिए वो महज इंतकाम की आग बुझाने का एक रास्ता थी। करीम खान ने तो उसे फिर अपने कमरे में लाकर उसकी आज़ादी जैसे बिल्कुल ही सल्ब कर ली थी। ये तो शुक्र था कि वो उससे ना तो ज़्यादा बातचीत करता और ना ही उस पर। इसका मतलब ये था कि वो अपने इलाके के बाकी कबायली मर्दों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ था, वरना जाहिलों की तरह उस पर हाथ भी उठाता और अपना तसल्लुत भी जमाता, और ये एक खुशाइन बात थी। मगर इसके बावजूद हानिया शाह ने फैसला कर लिया कि जो ही मौका मिलेगा यहाँ से भाग निकल जाएगी। माँ बाप ने तो उसे छोड़ ही दिया था, बहन कोई थी नहीं, किसके आश्रय पर वो रहती? जो भाई था उसे अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिलती थी। कौन ऐसा था जो उसे इस कैद से निजात दिलाता? सोचते सोचते वो बुरी तरह रोने लगी थी। तभी उसके जहन में झमाका सा हुआ, मामू शिराज तो मेरी मदद कर सकते हैं ना? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। कैसे वो शिराज मामू को भूल गई थी? दुनिया में एक वही तो थे जो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मामू भांजी में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, जबकि शिराज मामू तो अक्सर उससे कहते थे कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और अब जब हानिया इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी, उसकी ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर कर दिया गया था, तो कैसे मुमकिन था कि शिराज मामू सबसे बेखबर थे? उन्होंने हानिया शाह की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? हो सकता है कि वो इस सब से अनजान हो, उन्हें मालूम ही ना हो कि हानिया पर क्या बीत रही है। हानिया को अंदाज़ा था कि कोई और उसकी मदद करे ना करे, मगर शिराज मामू ज़रूर उसकी मदद करेंगे। एक बार वो उनके पास पहुंच जाए तो वो कभी भी हानिया को इस कैद से नहीं आने देंगे। मगर शिराज मामू के पास कैसे पहुंचा जाए, इस हवेली से कैसे निकला जाए? ये शख्स तो हद से ज़्यादा चौकन्ना है।
बहुत चालाक है, इसके तो नज़र सच में उकाब से भी ज़्यादा तेज़ है। अगर मैं दोबारा घर से बाहर निकली और इसको खबर हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये मज़ीद बुरे तरीके से पेश आए, मगर अब की बार मैं इसके हाथ लगूंगी ही नहीं। हानिया ने फैसला कर लिया था। और फिर जब करीम शाह कमरे में आया तो हानिया मोहतात नज़रों से उस कमरे का जायज़ा लेने लगी। वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। अपने कपड़े बदल कर बेड पर आकर वो लेट गया था। हमेशा की तरह वो हानिया शाह को यूं नज़रअंदाज कर रहा था जैसे उस कमरे में करीम शाह के अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। पहले तो वो काफ़ी देर तक मोबाइल पर मसरूफ़ रहा, फिर करवट बदल कर सो गया था। थोड़ी ही देर के बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। तब हानिया अपनी जगह से आहिस्तगी से उठी थी। एक बार वो करीम शाह के करीब आकर रुक गई, देखना चाहती थी कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा। मगर जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि वो होशो हवास से बिल्कुल बेगाना है तो आहिस्ता कदमों से चलती ड्रेसिंग में आई और फिर उसकी जेब से तलाशी लेने लगी। फिर उसके हाथ में अपनी मतलूबा चीज़ आ ही गई, जिसे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे उठाकर एक जगह छुपाने के बाद सोफे पर आकर लेट गई थी, जहाँ पर पिछले कई दिनों से वो सो रही थी। गो के उसे सोफे पर सोने में दिक्कत होती थी, आदत नहीं थी उसे। अपने घर में तो नर्मो गुदाज बिस्तर पर ही सोती थी। अपने घर का माहौल और पुरसकून नींद याद आई तो एक गहरा सांस भरकर रह गई। उस शख्स ने तो उसकी ज़िंदगी को कितना बेचैन कर दिया था, उसकी ज़ात को कितना बेमोल कर दिया था। जैसे उसका होना ना होना करीम शाह के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। तो फिर उसने शादी क्यों की थी? बदला लेने का इसके अलावा क्या कोई और तरीका नहीं मालूम था करीम खान को? वो चलते कुड़ते सोचते बिलाखिर सो गई थी। अगले दिन हस्बे मामूल सुबह सवेरे उसके दिन का आगाज़ हो गया था। बी जान ने उसे गहरी भरपूर नज़र भर कर देखा था। न जाने वो क्या जांचने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसे देख जब वो मुतमईन सी हो गई। उनकी खोजती निगाहों ने बहुत कुछ भांप लिया था जो उन्हें मुतमईन कर गया। कहने लगी कि तुम मुलाजमों के साथ मिलकर कामकाज किया करो, अभी जाओ नाश्ता बनवाओ और जल्दी से चाय बनाकर मेरे पास लेकर आओ। मुझे सुबह सवेरे चाय पीने की आदत है। बीजान ने उसे यूं हुक्म सादिर किया जैसे वो उनकी मुलाजमा और उसी काम के लिए वहाँ पर लाई गई हो, मगर बिना चूं चरा किए उनकी सारी बातों पर अमल किए जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो, ये लोग उसे अपने जुल्म और ताप का निशाना बनाए। वो किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। काम के दौरान भी उसकी नज़रें मुसलसल दरवाजे की तरफ थीं। बीबी जान भी घर में मौजूद थी। उसके अलावा उनकी वफादार मुलाजमाएँ भी आसपास फिर रही थीं, जो बज़ाहिर तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं, मगर उनकी नज़रें भी हानिया शाह का ही तवाफ़ कर रही थीं। करीम खान ने बीबी जान और सारी मुलाजमाओं को ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि सब लोग उस पर नज़र रखें, ऐसा ना हो कि ये दोबारा भागने की कोशिश करे। जो लड़की एक बार रात के अंधेरे में रोशनदान फलांग कर भाग सकती है तो उसके लिए दिन दिहाड़े सबकी नज़रों में धूल झोंकना कतई मुश्किल ना होता। यही वजह थी कि वो हर वक्त सब लोगों की नज़रों की जद में रहती थी। करीम खान का शक बिल्कुल सही था। वो दोबारा से वहाँ से भागने का सोच रही थी और उसके लिए वो किसी मुनासिब वक्त की तलाश में थी और मौके की भी। तभी उसकी बेचैन नज़रों को जैसे करार आ गया। जिसकी तलाश में वो थी, जिसे वो ढूंढ रही थी, वो उसके सामने आई गई थी। वो जरीना माई थी जो उस घर में कई सालों से काम कर रही थी। वो इस घर से पहले भी हानिया शाह को जानती थी, क्योंकि उनकी बेटी हानिया शाह की ख़ास मुलाजमा थी, उनके घर काम करती थी। जरीना माई का उनके घर में भी आना जाना था। एक वही थी जो उसे उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। जरीना माई इस उम्र में भी खासी पर्देदार किस्म की खातून थी, बहुत मजहबी और इज़्ज़तदार खातून, नरम दिल। बस मजबूरियाँ थीं जो बुढ़ापे में भी उनसे काम करवा रही थी। हानिया शाह ने उन्हें इशारे से एक तरफ ओट में आने को कहा। वो हवेली के पिछले हिस्से में थी, जहाँ जानवरों का बाड़ा था। सारे जानवर बंधे रहते थे, जिनकी बदबू से हानिया का जी मतलाने लगता था। मगर उस वक्त उसे बात करने के लिए कोई और जगह मुनासिब लग ही नहीं रही थी, क्योंकि सारी मुलाजमाएँ अब उसी पर नज़र रखे हुए थीं। मौसम भी ख़राब था। आसमान पर शदीद तूफ़ानी बारिश और आंधी के आसार नज़र आ रहे थे। जरीना माई भी हानिया का इशारा समझ गई थी और फिर जब वो किचन में आई तो जरीना माई भी उसके पीछे आ गई। हानिया उन्हें कहने लगी कि आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ।
तब जरीना माई ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। कहने लगी कि आसपास लोग मौजूद हैं, मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मैं भी किसी मुसीबत में फंस जाऊं। मत भूलो कि ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं बल्कि ये तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल भी वो जहाँ पर तुम इंतकाम की भेंट चढ़ने के लिए आई हो। ये लोग तुम्हारी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। और ये बात तो हानिया भी जानती थी। जब भी वो जरीना माई की बात सुनकर खामोश हो गई। और उनके इशारे का इंतज़ार करने लगी। यकदम ही तूफान आया था। सारी मुलाजमाएं सेहन बिखरा हुआ सामान समेटने लगी और अब हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हानिया शाह से सबका ध्यान बढ़ चुका था। तब जरीना माई ने हानिया को इशारा किया और उनके साथ जानवरों के बाड़े की तरफ आ गई। कहो क्या कहना चाहती थी बेटी? हानिया शाह को देखते वो जल्दी से बोली थी। हानिया ने उनके हाथ पकड़ लिए थे। मेरी मदद करें प्लीज़ जरीना माई, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। आप जानती हैं कि मैं इस हवेली में कैद होकर रह गई हूँ। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। जरीना माई बोली कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद एक गरीब और लाचार औरत हूँ। आप और कुछ ना करें, बस आप मेरे लिए काले रंग का बुर्का ला कर दे दें मुझे, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी। जरीना माई ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, चलो इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। फिर अगले दिन उन्होंने काले रंग का बुर्का लाकर जानवरों के बाड़े में मौजूद एक कमरे में छुपा दिया। आज भी मौसम अबर आलूद हो रहा था। आज भी सब मुलाजिम काम समेटने की फिक्र में थे। मगरिब का वक्त हो रहा था। काली घटाओं और बारिश की वजह से हर सू अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में हानिया शाह छुपते छुपाते जानवरों के बाड़े की तरफ गई थी। वहाँ पर मौजूद एक शापर से काला बुर्का निकाला। उसके साथ काले रंग की चादर भी जरीना माई उसके लिए लेकर आई थी। अब वो किसी तरह से पहचानी नहीं जा रही थी कि वो कौन है। अब की बार वो दीवार फलांग कर हवेली से बाहर निकली थी। ये भी गनीमत था कि आसपास कोई मौजूद नहीं था जो उसे ये हरकत करते हुए देखता। वो मोहतात नज़रों से इधर उधर देखते आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। फिर अचानक उसने स्टॉप तक जाने के लिए सीधे रास्ते का इंतखाब नहीं किया, बल्कि शॉर्टकट रास्ता जो जंगल से होकर गुजरता था, वो उस जंगल से छुपते छुपाते स्टॉप तक जाने लगी थी ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी मौजूदगी के बारे में कोई भी बाखबर नहीं हो सका था। करीम शाह अपनी ज़मीनों पर मौजूद था। बीबी जान की तबीयत सख्त ख़राब थी। वो अपने कमरे में थी, जबकि उनकी ख़ास मुलाजमाएँ तो काम समेटने की फ़िक्र में थी। किसी का भी हानिया शाह की तरफ ध्यान नहीं था। वो आसानी से स्टॉप तक पहुंच गई थी। खुशकिस्मती से उसी वक्त उसे एक बस भी मिल गई। बस ड्राइवर ने गौर से उस औरत को देखा था जो सर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में छुपी हुई थी। वो तो हैरान रह गया था कि ये गांव की कौन सी जीदार औरत है जो अकेले इस वक्त सफ़र कर रही है। गांव की सभी औरतों लड़कियों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता था। ये लड़की कुछ अजीब अजीब सी थी। बार बार उसका पीछे मुड़ कर देखना, उसका अजीब सा चोरों वाला अंदाज उसे खटक रहा था। और फिर गाड़ी जब चल पड़ी तब हानिया शाह ने खुलकर सांस लिया। अपने हाथ की मुट्ठी में वो उसने पैसे दबाए हुए थे जो उसने करीम खान के लिबास से उस रात को निकाले थे। ये 5,000 का नोट था। इन पैसों से वो आसानी से अपने मामू के घर पहुंच सकती थी। बस एक बार वो वहां पर चली जाती, उसके बाद वो पुलिस या कानून का सहारा लेकर उस शख्स से जान छुड़वा सकते थे। उस कैद से उसे निजात मिल सकती थी जिसमें उसके माँ बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसको डाल दिया था। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि कत्ल तो उसके भाई ने किया था, मगर इंतकाम की आग में जलने के लिए उन्होंने बेटे की बजाय बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया था ताकि बेटे को बचाया जा सके। हानिया अपने घर वालों के लिए अपने दिल को साफ नहीं कर पा रही थी। हमेशा से उसे इस बात पर शिकवा था कि माँ बाप भाई को उस पर फोकियत देते थे, उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। और अब तो ये यकीन में बदल गया था। ड्राइवर बार बार शीशे से हानिया शाह की तरफ देख रहा था। गाड़ी में सारे मर्द सवार थे। हानिया शाह बस एक लौती औरत थी जो उस गाड़ी में बैठी थी। जूं जूं बस आगे जा रही थी, हानिया की हथेलियां पसीने से भीगती जा रही थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो खैरियत से अपने मामू के घर पहुंच जाए, उसे दोबारा उस कैद खाने में ना जाना पड़े और करीम खान को कभी भी उसके बारे में इत्तला ना मिले कि वो उस वक्त कहाँ पर है। उस वक्त करीम खान भी अपने घर वापस आया था। हस्बे मामूल आते उसने हानिया शाह की तलाश में नज़रें दौड़ाई थी। कमरे में वो कहीं भी उसे नज़र नहीं आई। फिर बीजान के कमरे में गया था वो।
हानिया के बारे में पूछा तो बेजान के लहजे में नकाहत थी। कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है, मैं खुद बुखार में पूरी तरह से तड़प रही हूँ। वो फिर मुलाजमाओं के सर पर आया था। तब उस पर यह इंकशाफ हुआ कि हानिया शाह पूरी हवेली में कहीं भी नहीं है। अब की बार वो सर थाम कर रह गया था। ये लड़की तो उसकी सोच से भी ज़्यादा शातिर थी। कैसे उसे हमेशा चकमा देकर निकल जाती थी। एक बार हानिया शाह, मेरे हाथ आ जाओ तुम, ऐसी संगीन सज़ा दूंगा कि घर से भागने की तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। सज़ा, दोबारा तुम कभी भागने की कोशिश नहीं करोगी। वो अपने बालों को मुट्ठियों में भींच गया था। गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसने अपने मुंशी से कहा कि इस वक्त शहर जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक करो और अगर उसमें कोई औरत नज़र आती है उसके बारे में मुझे तफसील से बताओ। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि हानिया शाह यहाँ से निकलने के लिए किसी गाड़ी में सवार होगी। पैदल वो कितनी दूर तक जा सकती थी, उसका अंदाज़ा कुछ गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मुंशी ने बताया कि एक वैगन में एक औरत सवार है जो काले रंग के बुर्के में मलबूस है और देखने में बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी लग रही है। मुझे लगता है कि वही लड़की है जिसकी आपको तलाश है। उसने ड्राइवर को वहीं पर गाड़ी रोकने का कहा था। ड्राइवर गाड़ी रोकने के बाद बार बार हानिया की तरफ देख रहा था। उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। सब सवारियां अब गुस्से में आ गई थी। अरे बाबू, यहाँ पर क्यों रुक गए हो? चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है, हमें शहर पहुँचना है। मगर वो सबको नज़रअंदाज किए मुसलसल हानिया पर नज़रें गाड़े हुए था। बार बार मोबाइल पर किसी का नंबर भी मिला रहा था वो। अब हानिया को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शख्स को मेरे बारे में मालूम हो गया, इसने करीम खान को बता दिया। इस सोच का आना था कि वो बुरी तरह घबराने लगी। माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी और फिर उसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे देखकर वो खौफ से अपनी आंखें मीच गए। उसकी खिड़की के सामने करीम खान की गाड़ी आकर रुकी थी। करीम खान उसे कहर भरी नज़रों से घूर कर देख रहा था। हानिया शाह का शक दुरुस्त साबित हुआ। ड्राइवर ने करीम खान को हानिया के बारे में बता दिया था। वो बस में सवार होकर हानिया शाह से बोला कि शराफत से नीचे उतर जा, इतने लोगों के सामने मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर मत करना। हानिया शाह, जो उसके साथ जाने से इनकार करने का सोच रही थी, उसका अंदाज देख दहशत ज़दा हो गई। खामोशी से गाड़ी से नीचे चल कर आ गई। पूरा रास्ता करीम खान खामोश रहा। लब भींचे वो विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। हानिया का दिल किसी सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। बार बार वो करीम खान को देख रही थी, उसके गुस्से के ग्राफ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स उसके साथ क्या सलूक करने वाला है। और फिर घर ले जाने के बाद वो उसे बेड पर पटक कर उस पर धाड़ने लगा। क्या हरकत की है तुमने आज? दूसरी बार तुम घर से भागी हो, मेरी नाक के नीचे तुम ये खेल खेल रही हो। समझती क्या हो? मेरे चुंगल से निकल जाओगी? इतनी आसानी से जाने दूंगा? अपने दुश्मन से इंतकाम लिए बगैर मैं कभी भी अपने हाथों से उसे निकलने नहीं दे सकता। और तुम क्या समझती हो तुम्हारी तरफ से गाफिल हूँ मैं क्या ऐसा हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो? हानिया शाह की आंखों में खौफ था। चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके करीम खान के सामने तन कर आन कर खड़ी हुई थी। अच्छा, तो तुम इस चीज़ को मर्दानगी कहते हो? तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझ पर जुल्म करोगे, मुझसे इंतकाम लोगे तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? तुम्हारे भाई को मेरे भाई ने कत्ल किया, मैंने नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम उस कत्ल का बदला उससे लेते। ये बदला लेने का कौन सा तरीका है कि तुमने उसकी बहन से शादी कर ली, उसे हवेली में कैद करके रखा है और ये सब करने को तुम मर्दानगी बोलते हो? नफ़रत है मुझे तुम जैसे इंसानों से। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ हानिया शाह के चेहरे पर रसीद किया था। वो बेड पे जा गिरी, फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। दोबारा मेरे सामने ये जुबान दराजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चंद कदम आगे बढ़ा था जब हानिया शाह बोली, मेरी ज़ात को ज़ेर करके अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही सही, मगर इस बात से मुझे भी अंदाज़ा हो गया है कि तुम कितने बड़े मर्द हो। करीम खान के लब आपस में सख्ती से भींच गए थे। उसने हानिया शाह को बाजू से पकड़ा, फिर उसे सोफे पर पटक दिया और गुस्से से कमरे में टहलने लगा। फिर वो कमरे से ही निकल गया था। काफ़ी देर तक वो कमरे में नहीं आया। हानिया शाह को फिर उस बात का एहसास हुआ कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा। अब
की बार वो सुकून से सोई थी। अगले दिन सुबह सुबह करीम खान ने उसे गुस्से से उठा दिया था। मेरी बात सुनो तुम, चलो मेरे साथ। वो उसे खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल कर ले गया और बीजान के सामने पटकते हुए बोला, कल इसने दूसरी बार घर से भागने की बहुत बड़ी गलती की है। ये मुझे कोई कमज़ोर मर्द समझ बैठी है जो इसकी बड़ी से बड़ी खता को नज़रअंदाज कर देगा, मगर ये मुझे जानती नहीं है। मेरे गुस्से और गज़ब को इसने खुद आवाज़ दी है। बीजान आज से सारी हवेली के काम यही करेगी। सारे नौकरों की छुट्टी कर दें। नाश्ता बनाने से लेकर सफाइयाँ, खाना, सारे काम ये खुद करेगी। किसी को भी इससे हमदर्दी करने की कोई इजाज़त नहीं है और न ज़रूरत। यही इसकी सज़ा है। ये अपनी सदा भुगत कर रहेगी। बीजान ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। मुझे क्या ज़रूरत है अपने बेटे के कातिल की बहन के साथ कोई हमदर्दियाँ जताने की। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि शुरू से इस लड़की को इसकी औकात में रखा जाता। ऐसी ही लड़कियाँ होती हैं जो सर पर चढ़ जाती हैं और फिर घर वालों का जीना हराम कर देती हैं। करीम खान उसे लेकर किचन में आ गया था, जहाँ ऑलरेडी 2 मुलाजमाएँ मौजूद थीं। करीम खान ने उन्हें पूरी तरह डपट दिया कि निकलो किचन से बाहर। आज तुम सब लोगों को काम की छुट्टी है। आज सब काम ये खुद करेगी। उसे खूनखार नज़रों से घूरता वो सारे मुलाजमों को आज घर से बाहर निकाल गया था। पूरी हवेली अब खामोशी में डूब गई थी। हर तरफ जैसे साएं साएं होने लगी थी। ऐसे ही हानिया शाकिर का दिल भी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। अपने घर में तो उसने कभी पानी का ग्लास उठाकर खुद नहीं पिया था, कभी एक तिनका भी नहीं तोड़ा था, और यहाँ उसे नाश्ते बनाने पड़ रहे थे। कितनी बार पराठे बनाते उसका बाजू जला था। तब वो अपना बाजू पकड़कर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। उसे वो दिन याद आया जब हल्के से उसके हाथ पर चाय छलक गई थी। चाय की चंद बूंदें ही उसके हाथ पर गिरी थीं, जिससे उसका हाथ जल गया था थोड़ा सा, मगर इतनी भी जलन नहीं थी कि उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। मगर उसके माँ बाप फ़ौरन से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए ताकि उनकी बेटी को तकलीफ़ से निजात मिल सके। अब उस दिन को याद करते वो फूट फूट कर रो पड़ी, मगर फिर खुद ही उठकर चाय बनाने लगी। जानती थी कि यहाँ पर उसकी तकलीफ़ को समझने वाला, उसका एहसास करने वाला कोई नहीं है। उसने अब ज़िंदगी भर यहीं रहना है। इन सारी तकलीफ़ों पर उसे पत्थर दिल बनना ही होगा, वरना यह ज़िंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर नाश्ता बनाने के बाद सफाई सुथराई करते उसकी कमर दोहरी हो गई थी। इतना काम उसने ज़िंदगी में नहीं किया था। ये सज़ा उसकी यहीं तक की नहीं थी। करीम खान ने बीजान को कहा कि आपने इस पर नज़र रखनी है। ये अपने हलक से एक लुकमा नीचे नहीं उतारेगी। आज पूरा दिन भूखी रहेगी। खाना बंद है इसका आज। उसके जुल्म पर हानिया शाह ने उसे एक नज़र देखा था। ये इंसान कितना संग दिल था। इंसानियत तो इसे छू कर नहीं गुजरी थी। और बीजान, उन्हें तो अपने बेटे को समझाना चाहिए था, मगर शायद वो भी अपने बेटे की तरह पत्थर दिल थे। जभी तो उस बेसहारा लड़की पर इतने जुल्म ढा रही थी। एक तो वो काम कर कर के निढाल हो चुकी थी, ऊपर से भूख से भी उसका बुरा हाल था। पूरे सहन की सफाई करने के बाद जैसे ही कमर सीधी करने के लिए चारपाई पर लेटी तो बीजान फ़ौरन उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। ये क्या नवाब सादियों की तरह आराम करने का शुगल फरमा रही हो? उठो यहाँ से और मेरे कमरे में चलो, कमरे की सफाई करो। अब तो हानिया ने उन्हें सर उठाकर बेयकीनी से देखा, मगर कुछ भी कहे बगैर उनके साथ उनके कमरे में आ गई थी। कमरे की हालत अच्छी खासी साफ़ सुथरी थी। ये देख हानिया को इत्मीनान हुआ कि अब वो ये काम ख़त्म करके आराम कर लेगी। मगर जब बीजान ने पकड़कर उसे वॉशरूम में लाई तो हानिया का जी उलटने लगा। इसे साफ़ करो, बल्कि अब से इस हवेली के सारे वॉशरूम तुम ही साफ़ किया करोगी। क्या मैं? हानिया फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी तो वो चेहरे पर नखुवत सजाकर बोली, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें इस घर के काम काज करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। अब जल्दी से ये बाथरूम साफ़ करो। मुझे कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। उनकी गंदगी साफ़ करते एक बार फिर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। आज अपने खुदा से भी शिकवा कुना हुई थी, जिसने उसे इतने संगदिल लोगों में भेज दिया था, जो उसका एहसास करने उसे इंसान समझने तक को तैयार न थे। डस्टिंग करने के दौरान उसकी नज़र जाए नमाज पर पड़ी। जी एकदम चाहने लगा कि वो अपने रब के हजूर दुआ गो अपने सारे दुख आंसुओं की सूरत उसके सामने बहा दे। वज़ू करने के बाद वो बीजान के कमरे में उनकी जाए नमाज ज़मीन पर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी और फिर अपने हाथ दुआ के अंदाज में उठाकर फूट फूट कर रो दी थी, या अल्लाह पाक मेरी मुश्किल आसान कर दे। इन लोगों के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। मेरी ज़िंदगी
मेरे लिए ये ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर, मेरा कोई नहीं है, मुझे तेरा ही सहारा है। वो दुआएं मांगे जा रही थी और साथ में रोए भी जा रही थी। ऊपर से बीजान कमरे में आ गए। जब उन्होंने हानिया शाह को जाए नमाज पर बैठे देखा और उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल बेचैन सा हुआ। कितनी देर वो उसे पलकें झपकाए बिना देखती रहीं। एक अलग ही रूप में आज उन्होंने उस लड़की को देखा जो उन्हें अंदर से हिला गया। काफी देर बाद उन्होंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। उसके करीब आकर सख्ती से कहने लगी कि ये क्या ढकोसला है, क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे कि तुम एक नेक लड़की हो, बहुत मजलूम हो और तुम हम जैसे गुनाहगार लोगों के चुंगल में फंस गई हो। उनका अंदाज और लहजा तमस्खराना था। वो साफ तौर पर हनिया पर तंज कर रही थी। हनिया अफसोस भरी नज़र उन पर डालकर रह गई। उसने जल्दी से जाए नमाज लपेटी थी। तभी भी जान कहने लगी कि अगर तुम इतनी नेक लड़की होती तो तुम 2-2 बार घर से भागने की कोशिश ना करती। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम किसी के निकाह में आई हो, घर की 4 दीवारी में महफूज हो गई हो। बुरी निकाहों से तुम्हारी बचत हो गई, वरना होता मेरे बेटे की जगह कोई और तो तुम्हें चौक पर बिठा देता, सरेआम तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर देता। मगर बजाय इसके कि तुम मेरे बेटे की शुक्रगुजार हो जिसने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, उल्टा तुम हम लोगों को ही बद्दुआएं दे रही हो। इज्जतदार लड़कियां कभी भी घर की दहलीज पार करके नहीं जाती, जबकि तुमने 2 बार भागकर इस बात का सबूत दिया है कि तुम किस कुमाश की लड़की हो। उनका एक एक लफ्ज़ जैसे जहर में बुझा था। वो सारे अल्फाज हानिया के दिल के आर पार हुए थे। कुछ कहे बगैर वो उसके कमरे से निकलती चली गई थी। बीजान ने उस पर अपना गुस्सा तो उतार लिया, मगर अब दिल बेचैन सा था। कुछ तो था उस लड़की में जो उन्हें परेशान कर गया था। और एक बार वो अपने सारे रवैये पर नजरेसानी करने लगी। पूरा दिन इसी तरह से कामों में ही निपट गया। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और फिर रात को सबके खाना खाने के बाद वो जूठे बर्तनों का ढेर लेकर जब किचन में आई तो अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब वो बर्तनों में से झूठा खाना निकालकर अपने पेट में लगी आग भूख को मिटाने लगी। और ऐसा करते उसे वो दिन याद आया जब पिछले साल इन्हीं दिनों वो अपने घर में मौजूद थी। तब कैसे अपनी माँ से नई नई फरमाइशें करती थी। सही इसी वक्त उसकी माँ उसके लिए गरम गरम पकोड़े और चटनी बनाकर कमरे में भिजवाई थी। और आज वही दिन था, मगर अब उसकी किस्मत बदल गई थी। उसके नसीब में दूसरों का झूठा खाना खाना आ गया। कितनी बदनसीब थी वो कि अपने माँ बाप की शफकत तक से महरूम थी। वो कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो रही थी, अपने नसीबों को कोस रही थी। जब करीम खान कमरे में दाखिल हुआ तो वो बुरी तरह से रो रही थी। एक बार फिर से उसे देख करीम खान को गुस्सा आया। कैसी लगी तुम्हें सज़ा? वो उसके करीब आकर पंजों के बल ज़मीन पर बैठते बोला। आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उसे इस तकलीफ में देखकर उसे मज़ा आ रहा। जवाबन वो आंसू पोंछ कर बोली, ये सज़ा नहीं, आजमाइश है जो मुझ पर नाजिल हुई और मैं इस आजमाइश में सब्र से काम लूँगी। करीम खान के होंठ ओह के अंदाज में सुकड़ कर रह गए। चलो देखते हैं। वो वहां से उठने लगा जब हानिया की आवाज ने उसे वहीं रोक लिया था। तुम्हें क्या मर्दों के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल लगता है? करीम ने मुड़कर उसे देखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, उसके मुकाबिला खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तुम्हें मर्दों के साथ मुकाबला करना मुश्किल लगता है जो एक औरत पर तसल्लुत जमा कर अपने आप को मर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तो यह तुम्हारी भूल है। करीम खान गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता, खामखा अगले बंदे को गुस्सा दिला देती हो। अब अगर तुम्हारी बात के जवाब में मैं अपनी मर्दानगी साबित करने पर आ गया तो? यकलख्त हानिया शाह का चेहरा सुर्ख पड़ा। उसके बदलते रंग देखकर करीम खान के जहन में जैसे झमाका हुआ। उसके होंठ फिर से ओ के अंदाज में सुकड़ कर रह गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे बाप और भाई से इस तरह से भी बदला ले सकता हूँ। अगर मैं अपने खून में उनकी खून की मिलावट कर दूं तो इससे बढ़कर और क्या इंतकाम हो सकता है। अब करीम खान ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रहा था। वो बार बार मगरूर नज़रों से हानिया शाह की तरफ देख रहा था। तुम्हारी इस बात ने तो मेरे जहन की गिरा खोल के रख दिया। मुझे इंतकाम लेने की नई राह सुझाई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इस वक्त तो वो अपने बिस्तर पर आकर सो गया और हानिया शाह बुरी तरह से ठिठकी हुई थी। उसका जिस्म टूट रहा था। सोफे पर आकर लेट गई थी और फिर अपनी बाजू और कंधों को खुद ही दबाते बिलाखिर नींद की वादियों में खो गई।
और फिर अपने बाजू और कंधों को खुद ही दबाते हुए वो बिलाखिर नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन सुबह सुबह फिर से करीम खान ने उसे जगा दिया। हानिया शाह ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। अब फिर तुम कोई नई सजा सुनाना चाहते हो मुझे? क्या कल कोई कसर बाकी रह गई थी जो आज पूरी करना है? वो बेजारी से गोया। यूं भी जिंदगी में पहली बार उसने इतना काम किया था। उसका जिस्म थक चुका था और अब फिर से सुबह सुबह करीम ने उसे उठा दिया था। तब वो उससे बोला कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। हानिया उसकी बात पर चौंकी। इसका मतलब ये है कि सज़ा का तरीक़ाकार बदल गया। अब किसी और जगह पर किसी और तरीके से मुझे सज़ा दी जाएगी। न जाने ये शख्स मेरे साथ क्या करना चाहता है। करीम खान उसे लिए अपने साथ बाहर आ गया था, जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। बीबी जान और बाकी मुलाजमाएं हैरत से उसे देखने लगी। अरे करीम खान, कहाँ जा रहे हो? और इस लड़की को अपने साथ कहाँ ले जा रहे हो? वापस आओ। मगर करीम खान सुनी अनसुनी करके उसे गाड़ी में बिठाने लगा। उसके साथ दो मुलाजमाएं भी मौजूद थी। हानिया शाह हैरान परेशान कि ये करीम खान उसके साथ क्या कर रहा है, और आज उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि करीम खान अपनी करने पर आए तो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। करीम खान उसे एहराम हवेली लेकर आया था। ये हवेली थी या बहुत बड़ा महल? उसे देखकर तो हानिया शाह की आंखें फटी की फटी रह गई। हानिया शाह की अपनी हवेली तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो बहुत खूबसूरत सा महल नुमा बंगला था। हानिया ने उस हवेली को हसरत देखा। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो इस हवेली की मालकन होती। फिर अगले ही पल उसने ख्याल झटक दिया, वो इंसान जो उसे अपने निकाह में लाकर उससे कोई हकूक़ देने की बात नहीं करता, वो ऐसा ख्याल भी कैसे कर सकती थी। हानिया हैरान थी कि करीम खान अब उसे यहाँ पर क्यों लाया। थोड़ी देर के बाद करीम खान वापस चला गया था। यहाँ एक चौकीदार था, उसे बार बार यही हिदायत देता रहा कि इस लड़की पर नज़र रखना, इसे भागने में महारत हासिल है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम्हें भी चकमा देकर चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। वो हानिया शाह की तरफ गुस्से से देखते चौकीदार से गोया हुआ। उसके इन अंदाज और अल्फाज पर हानिया शाह को गुस्सा तो बहुत। फिर अगले 2 दिन तक करीम खान उस हवेली में नहीं आया। बस वो चौकीदार से फ़ोन पर मालूमात लेता रहता और उसे हिदायत भी जारी करता रहता। फ़ोन बंद कर देता। फिर हानिया शाह को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उसकी सज़ा ख़त्म कैसे होगी, उसे कैसे इस हवेली के कैद खाने से निजात मिलेगी। वो ये हवेली भी तो उसके लिए कैद खाना ही थी, मगर वो यहाँ आराम से रह रही थी। ना तो उसे कोई काम करना पड़ता, ना कोई जिम्मेदारी, और ना किसी की झिड़कियाँ और नफ़रत का इजहार। एक तरह से अब वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। और फिर एक दिन करीम खान चला आया। रात को हानिया शाह सोने लगी जब करीम खान कमरे में आया। उसकी आंखों के अजीब तासुरात देखकर हानिया शाह चौंक उठी थी। पलट कर देखा तो वो भी उसी को देख रहा था। उसकी आंखों से हानिया की आंखें मिली तो उसने चेहरा झुका लिया। क्यों है यहाँ पर? अपने लहजे में सख्ती समोकर करीम खान से वो बोली तो उसका कह कहा बेसाख्ता था। मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ही सवाल कर रही हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया? हानिया शाह उसके इस अंदाज पर शर्मिंदा हुई। कहने लगी कि ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे में आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए करीम खान। वो उसे मखरूज नज़रों से देखता रहा। तुम्हारी यही बहादुरी ने तो मुझे तुम्हारी तरफ माइल किया। बहुत मुतासिर हूँ मैं तुम्हारी इस बहादुरी से। उसके लबों से तंजिया अंदाज में अपनी सताइश सुनकर हानिया को अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स उसकी इस खूबी से मरूब हुआ। हानिया शाह ने उसकी बात पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो खामोशी से एक जगह बैठ गई। वो करीम खान से उसके कमरे में आने का मुद्दा जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर करीम खान उसे इस हवेली में क्यों लेकर आया। क्या ये सज़ा देने का कोई नया तरीका है? जब उसने करीम खान से यही सवाल किया तो वो बोला, मैं तुमसे अपनी औलाद पैदा करना चाहता हूँ, अपनी नस्ल को बहादुर बनाना चाहता हूँ, ताकि वो इस कबीले के रिवायती लोगों से मुख्तलिफ हों, और ये बहादुर औलाद तुम्हारे बतन से ही पैदा हो सकती है। तुम ही मुझे मेरी हस्बे मंशा औलाद दे सकती हो, और इस तरह से मेरा एक और मकसद भी पूरा हो जाएगा। करीम खान के मुंह से बात सुन हानिया शाह का चेहरा सुर्ख पड़ गया। जान गई थी कि करीम खान उससे क्या चाहता है। वो उसे इस हवेली क्यों लेकर आया, और इसकी कैद ख़त्म नहीं की, बल्कि उसे सज़ा देने का शायद दूसरा रास्ता करीम खान को सूझ गया था। और फिर दिन रात यूं ही बदलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हानिया शाह इसी ज़िंदगी की आदी हो गई। करीम खान उसे अब
सख्ती से पेश नहीं आता था और ना ही अब बात बात पर उस पर तंज करता या गुस्सा करता, बल्कि अब वो उससे कम कम मुखातिब करता। जब भी वो उसे बुलाता तो उसके अंदाज में गुस्सा और तंज की बजाय नरमी होती। और ये बात हानिया शाह को हैरान कर रही थी। जल्दी उसकी गोद हरी हो गई। उस दिन तो करीम खान बहुत खुश था। इस पूरे अरसे के दौरान करीम खान रोजाना या फिर एक दिन छोड़ हवेली आता। कभी कभी रोजाना हानिया की खैर खैरियत मालूम करता, फिर उसे बाकायदगी से डॉक्टर के पास भी ले जाता। उसकी खुराक, मेडिसिन, हर चीज़ का ख्याल रखता था। ऐसे लगता था जैसे उसे अपनी औलाद की बहुत खुशी है। वो बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा, जबकि उसकी बीजान या हवेली की कोई भी औरत, कोई भी फर्द हानिया शाह को देखने के लिए यहाँ नहीं आया था। उन्हें भला हानिया से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? हानिया शाह सोचे जा रही थी कि बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा, उस बच्चे के आने के बाद हानिया का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या ये बच्चा भी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगा? तब क्या उसके बाद करीम खान उसे धुतकार देगा, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा या हमेशा के लिए अपने साथ रखेगा? ये वो सवाल थे जो उसके दिमाग में गूंजते रहते, मगर इन सवालों का जवाब तो वक्त ही दे सकता था। 9 माह हानिया ने करीम खान के बच्चे को अपने पेट में रखा था। पल पल उसे महसूस किया, दर्द, दुख, तकलीफ़ें सब बर्दाश्त की, और फिर एक रात उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। तब उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। उसने जब करीम खान को देखा तो हैरान रह गई। वो अपनी बच्ची को दोनों हाथों में उठाकर गौर से उसका चेहरा देख रहा था। वो हूबहू करीम खान जैसी थी। वही खड़ी नाक, वही शहाबी रंगत और वैसी नीली आंखें जिनमें एक इंसान एक बार देखे तो उनमें डूब कर रह जाए। करीम खान उससे प्यार कर रहा था। कभी उसके हाथ चूमता तो कभी माथे पर बोसा देता, जबकि हानिया शाह हैरत से उस शख्स को देख रही थी जो हर वक्त गुस्से में रहता था, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर इतनी मुलायमत और नरमी थी। देखकर एहसास ही नहीं होता था कि ये वही करीम खान है, गुस्सा जिसकी नाक पर धरा रहता था, जिससे बात करते मुलाजिम कांपने लगते थे, जिससे बीजान भी संभल कर बात करती थी कि उनके बेटे को कुछ नागवार ना गुजर जाए। और वही बेटा अब किस कदर मोहब्बत से अपनी बेटी को देख रहा था। उसके रोने पर बेचैन हो गया था। फ़ौरन उसे लेकर हानिया शाह के पास आया। देखो इसे क्या हो गया, क्यों रो रही है मेरी बेटी? उसकी बेचैनी देख वो मुस्कुरा दी थी और फिर अपनी माँ की गोद में आकर ही बच्ची खामोश हो गई थी। तब करीम खान ने हैरत से उसकी आंखों में देखा था और फिर फूट फूट कर रो पड़ा था। हानिया शाह हैरान परेशान थी। उसने जिंदगी में पहली बार किसी पत्थर को यूं पाश पाश होते देखा। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि करीम शाह जैसा शख्स भी रो सकता है, और रोने की वजह क्या थी हानिया शाह ये भी समझने से कासिर थी। 2-3 दिन अस्पताल में दोनों माँ बेटी रहने के बाद उन्हें घर पहुंचा दिया गया। बहुत सारी हिदायत करीम खान को की कि माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखे। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बीवी बहुत कमज़ोर है, इसकी खुराक का अपने ख़ास ख्याल रखना। घर आकर करीम खान ने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। अब तो वो और भी ज़्यादा नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगा था। अपने ज़रूरी काम निपटाने के लिए हवेली जाता, ज़मीनों के मामलात भी वो देख, और फिर जैसे ही फारिग होता तो भागते हुए हानिया शाह के पास आता, अपनी बेटी को उसकी गोद से ले लेता, पागलों की तरह उससे प्यार करने लगता। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे सारी दुनिया से छुपाकर अपने सीने में रख ले। बीजान भी एक बार अलीज़े को देखने के लिए आई थी। करीम खान ने अपनी बेटी का नाम अलीज़े रखा था। कहने लगा कि मेरी बहन का नाम अलीज़े था। वो बहुत छोटी सी थी और फिर पहली बार उसने हानिया शाह से बात की। पहली बार हानिया शाह उसके मुंह से किसी का जिक्र सुन रही थी। उसका मुतजस्सिस होना बनता था। आपकी बहन? मगर मैंने तो हवेली में कभी नहीं देखा। कहाँ है आपकी बहन? उसका ये पूछना था कि वो फिर एक बार फूट फूट कर रोने लगा कि वो छोटी सी थी जब उसे टाइफाइड हुआ। इलाज करवाने के बावजूद वो जाँबर नहीं हो सकी। वो हम सबको रोता हुआ छोड़ गई। मेरे लिए वो एक छोटी सी गुड़िया थी जिसे मैं उठाए रखता था, उसके साथ खेलता था, बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। जिस कदर प्यार करता था, ज़िंदगी में कभी वैसी मोहब्बत मैंने किसी और से नहीं की। उसकी मौत के बाद मैं कितने टाइम तक रोता रहा, उसे याद करता रहा। फिर उसके बाद मैं हर रोज़ अपने रब से यही दुआ मांगता कि वो मुझे बहन की रहमत से नवाजे। मगर अल्लाह ने मुझे दोबारा तो बहन अता नहीं की थी, मगर एक भाई ज़रूर आ गया था जो मुझे जान से भी प्यारा था, जिससे मैं बचपन में अपने साथ उंगली पकड़कर स्कूल ले जाता था, उसको अपने साथ खिलाता। और फिर मेरे उसी भाई को तुम्हारे भाई ने मुझसे छीन लिया। यकदम वो फिर से गुस्से में नज़र आने लगा। फिर से उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे, और उसे इस अंदाज में देख हानिया शाह को हमेशा
की तरह बुरी तरह सहमा गया उसका अंदाज। अभी भी वो बुरी तरह डरी थी, मगर फिर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात फिर से नॉर्मल होने लगे। जब से मेरी बेटी दुनिया में आई है, इसे मैंने अपनी गोद में उठाया, मुझे लगने लगा है कि मुझे किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, अपने ज़र्फ को बड़ा कर लेना चाहिए। मेरे साथ जिसने बुरा किया उसे भी मुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ। एक बेटी के बाप को आला ज़र्फ होना चाहिए। अगर मैं आज किसी के साथ ज्यादती करूँगा, नाइंसाफ़ी करूँगा, तो कल को मेरी बेटी के सामने भी वही सब आ सकता है। मैं अपनी बेटी को किसी के इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। मैं इस दुश्मनी को आज यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी औलाद भी किसी सदमे से गुजरे। कल को मेरी बेटी भी हानिया शाह बनकर किसी और की हवेली में बेदाम गुलाम जैसी ज़िंदगी गुजारे। अगर ऐसा हुआ तो जीते जी मर जाऊँगा मैं। जूं वक्त गुजरता जा रहा था, करीम खान तो हानिया शाह के साथ पहले से ज़्यादा मोहब्बत से पेश आने लगा। यूं लग रहा था जैसे हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल में हानिया शाह की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। और फिर एक दिन वो हानिया शाह को अपने साथ हवेली लेकर आ गया। हानिया शाह बीवी का सामना करने से घबरा रही थी। वो बीजान के गुस्से से खाइफ थी, डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजान उसके साथ सख्ती से पेश आए। मगर बीजान का रवैया नॉर्मल था। शायद उन्हें भी करीम खान ने समझा दिया था कि अब वो हानिया शाह को किसी बदले की भेंट नहीं चढ़ाने के लिए लाया, बल्कि बीवी बनाकर हवेली में ला रहा, और अब वो उस हवेली की बहू है। तभी बीजान के लहजे में सर्द मोहरी थी, मगर उन्होंने ज़ुबान से कुछ भी सख्त कहने से खुद को रोक रखा था। मुलाजिम भी अब करीम खान के डर की वजह से हानिया शाह को मलकन कहकर पुकारने लगे। घर में अब उसकी रजामंदी पूछी जाने लगी। अब एक एक करके हवेली की सारी जिम्मेदारियां हानिया शाह पर आ गई, क्योंकि बीजान की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगती थी। कुछ दिन पहले उन्हें फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर की होकर रह गई थी, खामोशी से सारे मामलात को देखती रहती। ऐसे में हानिया शाह ने उनका बहुत साथ दिया। उनके पास बैठकर उनकी दिलजोई करने की कोशिश करती, उनसे बातें करती, इधर उधर के किस्से छेड़े रखती, जबकि वो खामोश नज़रों से हानिया शाह को देखती रहती। उन्हें अपना रवैया याद आता जो उन्होंने हानिया के साथ रवा रखा था। कितनी तस्लील करती थी वो उसकी, कितना बेइज्जत किया था उन्होंने। और एक ये लड़की थी जो उन्हें यूं बीमारी की हालत में देख उनके पास उनकी तरफदारी करने के लिए आ गई थी। कुछ साल तक बीजान बिस्तर पर बीमारी की हालत में रही, फिर एक दिन सबको छोड़कर चली गई। अब हानिया की गोद में 2 बेटे भी आ गए थे। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी, मगर करीम खान के दिल में जो अपनी बेटी के लिए मोहब्बत थी, वो जगह कोई बेटा नहीं बना पाया था। हानिया शाह अक्सर अपनी माँ बाप से मिलने के लिए भी जाती थी। करीम खान ने उस पर से सारी पाबंदियों को उठा लिया। वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने में आज़ाद थी, मगर उसके बावजूद भी वो मायके बहुत कम कम जाया करती। उसे अपने वो मुश्किल दिन बड़े याद आते जो उसने उस हवेली में गुजारे। अपने भाई की वजह से उसे ये सब भुगतना पड़ रहा था, जिनमें वो किसी तरह से भी कसूरवार न थी। कहते हैं कि इंसान का सब्र कभी भी रायगा नहीं जाता। सब्र, बहादुरी, सच्चाई इंसान को कामयाबी की मंजिलों पर ले जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की जो ज़माने की सख्तियाँ और मुसीबतें झेलती रही, आखिर यूं ही बेनाम और बेमोल रहती। अल्लाह ने उसे उसके सब्र का इनाम आखिरकार दे ही दिया था।